हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया और पूजा दो बहनें थी। फर्क बस इतना था कि रिया शहर में रहा करती और पूजा गांव में रहती। गांव और शहर में रहने के चलते दोनों के बोल चाल रहन सहन में काफी ज्यादा अंतर था। रिया एक बहुत ही घमंडी लड़की थी, लेकिन पूजा बहुत ही सिंपल लड़की थी। एक दिन रिया तैयार होकर बाहर जा रही थी, तभी उसके पिता राजेश, जो कि हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उसे रोकते हुए कहते हैं, रिया बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है मेरी बात सुनने के लिए? जी पापा, बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको, लेकिन थोड़ा जल्दी। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाना है, देर हो रही है। बेटा, कल से तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों कहीं गांव पर घूम आए। थोड़ा माहौल भी चेंज हो जाएगा और गांव की शुद्ध हवा भी मिल जाएगी। क्या पापा, गांव भी कोई घूमने वाली जगह है? घूमना है तो कोई हिल स्टेशन चल लीजिए ना, किसी और सिटी चल लीजिए। गांव में क्या रखा है? बेटा, गांव में भी मेरा अपना घर है, वहाँ भी हमें कभी कभी जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी, ताकि मैं वहाँ बोर ना हो सकूं। सभी साथ में होंगे तो बहुत मजा आएगा। अब मैं चलती हूँ। रिया की बात सुनकर राजेश खुश हो जाता है और उसे उसके दोस्तों को साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। कुछ दिन बाद राजेश रिया और उसके दोस्तों को लेकर अपने गांव पहुंचता है, जहां उसकी चाची ममता और बहन पूजा और उसके सभी दोस्तों का बहुत अच्छे से वो स्वागत करते हैं। जिसके बाद रिया अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे में चली जाती है और पूजा भी वहां आती है, जिससे वो कहती है, जल्दी से मेरे रूम का एसी चला दो और हमारे लिए चिल्ड ठंडा पानी भिजवा दो फ्रिज से, हमें बहुत प्यास लगी है। रिया दीदी, ये गांव है, यहाँ आपको लाइट तो ठीक से मिलेगी नहीं। आप एसी की बात करत हैं, और रही बात ठंडा चिल्ड पानी की ना, तो यहाँ सिर्फ आपको घड़े का ठंडा पानी मिलेगा, कोनो फ्रिज का नहीं। क्या? तो हम यहाँ रहेंगे कैसे? बिना एसी के मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ, मैं तो गर्मी से मर ही जाऊंगी। आप चिंता काहे करती हैं दीदी, हम आपको शाम को ऐसी जगह लेकर जाएंगे कि आपका एसी भी फेल हो जाएगा। आप भी कहेंगी किसी जन्नत से कम नहीं है ये जगह। सच में यहाँ ऐसी जगह है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ ऐसी कोई जगह भी हो जो जन्नत जैसी हो। पक्का तुम मजाक कर रही होगी। ठीक है, तो हम ना आप सभी को वहाँ लेकर चलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि गांव में भी अच्छी जगह होत है, आपके शहर से भी अच्छी। अब आप लोग आराम करिए, हम बाद में आते हैं। हाँ? पूजा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शाम को पूजा रिया और उसके दोस्तों को बाहर ले जाने के लिए उनके कमरे में आती है, जहाँ उन्हें छोटे छोटे कपड़े पहने देखकर पूजा कहती है, हाय दैया दीदी, कपड़ा तो पूरा पहन लो, बाहर घूमने जाने की खुशी में लगता है नीचे का पहनना भूल गई हैं आप। गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? रिया यार, तुम्हारे गांव की बहन कितनी गवार है। ये शॉर्ट ड्रेसेस के बारे में कुछ नहीं पता क्या इसे, जो ये ऐसे बोल रही है? ओ गवार, हमने ये पूरे कपड़े पहने हैं, ये इतने ही होते हैं। तुम ही गवार किसको बोली? हाँ, पूरे कपड़े ना पहनने को फैशन बोलते हैं का? ओ शहर की बंदरिया, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं, तो कुछ भी पहन कर निकल लो। हमारे साथ चलना है तो पूरे कपड़े पहनो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गवार होकर मुझे बंदरिया बता रही है? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। रिया की दोस्त इतना कहकर गुस्से में पूजा की तरफ आगे बढ़ती है। तभी रिया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे बहुत समझाती है, जिसके बाद सभी शॉर्ट ड्रेस की जगह जीन्स टॉप डालकर पूजा के साथ में निकल जाते हैं। पूजा उन्हें एक पहाड़ी पर लेकर जाती है, जहाँ की ठंडी हवाओं में एक अलग ही सुकून था। वहाँ से ढलते सूरज को देखकर रिया कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि गांव में इतनी सुकून वाली जगह भी हो सकती है। सच में ये जगह तो हमारे शहर की जगहों से भी ज्यादा सुंदर है, और यहाँ की हवा तो एसी को भी फेल कर रही है। हाँ, ठीक ही ठाक है, कोई इतना खास भी नहीं है। शहर की बात ही अलग है, जो बात वहाँ के नजारों में है वो यहाँ गांव के नजारों में कहाँ होगी। अब तुम दोनों फिर से लड़ने मत लगना यार, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं ना कि शहर और गांव के लोगों और नजारों में अंतर करने। चलो शाम हो गई है, घर चलते हैं, पापा परेशान हो रहे होंगे। कुछ देर बाद सभी अपने घर लौट आते हैं। समय बीतता है।
कुछ दिनों बाद रिया अपने दोस्तों और पिता के साथ शहर वापस आ जाती है और अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। फिर एक दिन अचानक वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी गांव की बहन और उसकी चाची पहले से ही घर में बैठे थे और उसके पिता से बात कर रहे थे, जिन्हें देखकर वो दंग रह जाती है। और राजेश कहता है, बेटा मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, पता नहीं मुझे कितना समय लग जाए, इसलिए मैंने गई से तेरी बहन और चाची को बुला लिया है। तू अकेले फील नहीं करेगी। खुद तो जा रहे हैं पापा और मेरा जीना हराम कर रहे हैं इन गवारों के बीच में मुझे छोड़कर। अब बुला ही लिया है तो क्या कर सकते हैं, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। मैं शहर की लड़की हूँ, मुझे अपनी गांव की बहन की तरह किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लगता है रिया को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है बेटी तो हम वापस चले जाते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये घर आपका भी है, ऐसा मत सोचिए। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राजेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी ममता पर आ जाती है। एक दिन पूजा रिया के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है, जहाँ उसकी नजर कॉस्मेटिक के महंगे महंगे सामान पर जाती है, जिसे देखकर वो उसे लगाना शुरू कर देती है। तभी रिया बाथरूम से बाहर आती है और पूजा को अपना सामान छूते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारती है। मेरी फ्रेंड सही कहती हैं, तुम गांव की गवार हो। एक तो बिना पूछे मेरे कमरे में आ गई, मेरा सामान खराब कर दिया। आज के बाद बिना मुझसे पूछे मेरे कमरे में मत आना, निकलो अभी यहाँ से। रिया दीदी, माना कि आप शहर की हो और आपको सब पता है, हम गांव के हैं इसलिए हम नहीं जानते हैं कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी इंसल्ट करें। तुम निकलो यहाँ से अभी के अभी। रिया इतना कहकर पूजा को धक्का मारकर अपने कमरे से बाहर कर देती है। गांव की होने की वजह से रिया हमेशा अपनी बहन की बेइज्जती करती, जो चीज ममता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन देर रात पार्टी में जाने के लिए रिया तैयार होकर बाहर जाने लगती है। तभी ममता उसे रोकते हुए कहती है, रिया बेटी, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? कोई काम है क्या? लड़कियों का इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। चाची जी, ये आपका गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन रात सब बराबर है। और मैं अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, मुझे रात में आने में देर हो जाएगी। ठीक है, फिर तुम अपनी बहन पूजा को भी ले जाओ, आते टाइम साथ ही आ जाओगे, अकेले नहीं आना पड़ेगा। यार मेरी गांव की बहन तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, जब से आई है अपनी गंवार वाली हरकतों से दुखी करके रख दिया है। अब इस गंवार को अपने साथ भी लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाना है तो ले ही जाना पड़ेगा। ठीक है चाची जी। ममता के कहने पर रिया ना चाहते हुए भी पूजा को अपने साथ लेकर पार्टी में पहुंचने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती में मगन हो जाती है और हद से ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं पूजा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। रिया को नशे में देखकर कुछ लड़के उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिस पर पूजा उन लड़कों को थप्पड़ मारकर रिया को घर ले आती है। अगले दिन जब उसे पता चलता है कि पूजा ने उसके दोस्तों को थप्पड़ मारा है, तो वो बिना पूरी बात जाने पूजा की बहुत इंसल्ट करती है और उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे पार्टी की रात के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूजा से माफी मांगती है। बहन मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सच जाने तुझे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तूने सच में एक बहन होने का फर्ज निभाया है, वरना मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। सुमन एक बहुत गरीब लड़की थी जो कि एक छोटी सी नौकरी करके अपने घर का खर्चा चलाती थी। सुमन की माँ मीनू अक्सर बीमार रहा करती थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो उनका इलाज नहीं करवा पा रही थी, ना ही अपनी छोटी बहन चंचल की शादी करवा पा रही थी। ये सब चिंता उसे खाए जा रही थी। तभी एक दिन वो शाम के समय ऑफिस से घर लौटती है और देखती है कि उसकी बहन चंचल मीनू के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही होती है, जिसे देखकर वो अपनी छोटी बहन से कहती है, छोटी माँ की इतनी तबीयत खराब है, तूने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? दीदी मैं तो आपको फोन करने ही वाली थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया, कहा कि बस ठंडे पानी की पट्टियां रखूं मैं। तू पागल है क्या? माँ ने मना किया और तू मान भी गई। बेटी तू परेशान मत हो, अभी ठंडे पानी के पट्टियों से मेरा बुखार उतर जाएगा, ज्यादा बुखार नहीं है मुझे। वो तो आपकी शक्ल ही बता रही है कि आपको कितना बुखार है कितना नहीं। आप अभी चलिए मेरे साथ दवा लेने के लिए।
सुमन इतना कहकर अपनी माँ मीनू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उनका इलाज करवाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज सुमन ऑफिस में काम कर रही होती है कि उसके मालिक रंजीत की नजर उस पर पड़ती है। सुमन रंजीत को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। तभी वो अपनी सेक्रेटरी सरला से कहता है, सरला, ये लड़की कौन है? क्या नाम है इसका? सर, इस लड़की का नाम सुमन है। अपने ऑफिस में ही काम करती है। बेचारी बहुत गरीब है और बहुत परेशान भी है। अकेले ही अपना पूरा घर संभालती है। पढ़ी लिखी है और समझदार है और नेचर से भी बहुत अच्छी है। अपनी सेक्रेटरी की बात सुनकर रंजीत मन ही मन में बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, इससे अच्छी लड़की तो मेरे बेटे के लिए हो ही नहीं सकती है। ये हर तरह से मेरी बहू बनने के लायक है। शायद इससे शादी होने के बाद मेरा बेटा मुझे छोड़कर ना जाए। रंजीत अपने मन में इतना सोचकर सुमन को अपने कैबिन में बुलाता है और उसके सामने अपने बेटे से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिस पर सुमन उसे अपने घर के हालातों के बारे में बताते हुए शादी से मना करके वहां से जाने लगती है। तभी रंजीत कहता है, बेटी, अगर तुम मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर देती हो तो तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये वादा है मेरा। बस तुम मेरे बेटे और मेरा घर संभाल लो। रंजीत की सारी बातें सुनने के बाद सुमन भी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद वो बड़ी ही खुशी के साथ अपने बेटे के कैबिन में जाता है और उसे सारी बातें बताकर सुमन से एक बार मिलने के लिए उस पर दबाव बनाता है, जिस पर आकाश कहता है, पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना मैं शादी करना चाहता हूँ और ना मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। बेटा, एक बार तुम मिल तो ले उस लड़की से, मेरे कहने पर प्लीज बेटा। अपने पिता के कई बार कहने और उनकी बीमार हालत देखकर आकाश सुमन से मिलने को तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वो सुमन को लेकर कॉफी शॉप में जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के बारे में बताते हुए कहता है, देखो, मैं ये शादी सिर्फ अपने पिताजी का दिल रखने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करना चाहता हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? ये आपके बाहर देशों में होता होगा, हमारे इंडिया में नहीं। आपने यहाँ मुझे मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है, तो माफ करिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। ऐसा करने से आपकी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए शादी करेंगे, बाकी ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी होगी। अगर 1 साल के अंदर हम एक दूसरे को समझ गए तो ठीक है, वरना 1 साल बाद हम कुछ भी कह के अलग हो जाएंगे। अगर मैंने इनकी बात मान ली तो मेरे घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। माँ का इलाज हो जाएगा, बहन की शादी हो जाएगी, घर का बोझ भी कम हो जाएगा। अगर मेरी एक जिंदगी खराब होने से 2 जिंदगी अच्छी होती हैं, तो ऐसा करना गलत नहीं होगा। सुमन इतना सोचकर आकाश को कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के लिए हाँ कर देती है। रंजीत सुमन को अपनी बहू के रूप में पाकर बहुत खुश था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके बेटे ने सुमन से शादी की नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी करी है, जो कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ एक तरफ सुमन अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी को असली शादी में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करती है, हर तरह से आकाश का दिल जीतने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रंजीत अपने वादे के मुताबिक गरीब सुमन के घर की सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाता है। उसकी छोटी बहन की शादी अच्छे घर में करवा देता है, उसकी माँ का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी करवा देता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज सुमन रंजीत के लिए चाय लेकर उसके कमरे में जाती है और कहती है, पापा जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मेरे पास शब्द ही नहीं है। आप मेरी जिंदगी में एक अच्छे फरिश्ते बनकर आए और सब कुछ ठीक हो गया। आपने मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दिया, साथ ही मुझ गरीब को अपने घर की बहू भी बनाया। बहू, एहसान मैंने नहीं, तूने मुझ पर किया है मेरे बेटे से शादी करके। अगर तू मेरे बेटे से शादी नहीं करती तो अब तक तो वो लंदन जा चुका था और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि वो अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं पापा जी कि ये खुशी आपके और मेरे जीवन में बस कुछ समय के लिए ही है,
क्योंकि ये शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, शादी खत्म। मेरी बात सुनकर तू क्या सोचने लगी बहू? कुछ नहीं पापा जी, मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है, आप चाय पी लीजिए। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर जाता है। सुमन को तो आकाश के साथ रहते रहते उससे प्यार हो जाता है, लेकिन अपनी लाख कोशिश के बाद भी सुमन आकाश के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाती। तभी एक रोज सुबह के समय रंजीत और सुमन बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी आकाश वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आता है और रंजीत को सारी बातें बताते हुए सुमन से कहता है, कल तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के हिसाब से, और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रह सकता हूँ, इसलिए मैंने इस पर साइन कर दिया है। तुम भी कर दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं लंदन चला जाऊंगा। तू ये क्या कह रहा है? पागल हो गया है क्या? और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता हूँ, ये मेरी बहू है बस। नहीं पापा जी, अब आप कुछ नहीं कहेंगे। हम किसी को अपने साथ रहने के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते। कुछ समय बाद आकाश सुमन को उसके घर छोड़कर वापस आ जाता है और अपने लंदन जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे सुमन के मोहल्ले वालों को भी सुमन की कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही एक रोज सुमन मार्केट से लौट रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला उसे मार्केट में रोककर कहती है, बेटी तू बहुत समय से अपने मायके में पड़ी है, तेरे ससुराल वाले तुझे मायके में छोड़कर भूल गए हैं क्या? नहीं आंटी जी, वो माँ अकेले रहती है ना, बस इसीलिए उनके साथ रहने आई हूँ कुछ दिन। बेटी झूठ मत बोल, हमें अच्छे से पता है कि अब तेरे ससुराल वाले तुझे लेने नहीं आएंगे, क्योंकि तेरी ये कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी है। तुझे ऐसा करते शर्म नहीं आई? विमला की बात सुनकर सुमन रोते हुए अपने घर चली जाती है और उन दोनों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ा सुमन का ससुर रंजीत सुन लेता है, जिसके बाद वो घर जाकर अपने बेटे को सुनाते हुए कहता है, अगर मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के बारे में पहले पता होता तो मैं ये शादी कभी नहीं होने देता। तूने उस गरीब लड़की के साथ शादी के नाम पर जो मजाक किया है, उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज तेरी इस हरकत की वजह से दुनिया वाले उसे ना जाने क्या क्या सुना रहे हैं। उसे निकालने से पहले एक बार सोच कर देखता कि जो लड़की ये जानते हुए कि मेरा रिश्ता सिर्फ 1 साल का है, उसे इतनी ईमानदारी से निभा सकती है, वो पूरी जिंदगी तेरा कितना साथ देती। रंजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने पिता की सारी बातें सुनने के बाद आकाश को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुरंत सुमन के घर चला जाता है और उससे अपनी गलत हरकतों के लिए माफी मांगकर अपने घर ले जाता है और उसे दोबारा से पूरे रीति रिवाज से शादी करके उसे दिल से अपना लेता है और इस तरह से गरीब सुमन की कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी असली शादी में बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।